जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एमएमबी फर्स्ट ईयर का पार्ट 4, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। और इससे पर भी आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। बताइए ऑप्शन में से। मैंने आपको प्लेलिस्ट में जो आपने थर्ड वीडियो नहीं देखा है, 3 वीडियो मैंने करा दिया है, ठीक है, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ट्रांजिस्टर, यानी सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें बताइए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल, यानी जो इसमें ये सिंबल दिख रहा है ये किसका नाम है। ऊपर कलेक्टर लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ पे बेस, फिर इमीटर। तो ये क्या है, डायोड, ट्रांजिस्टर या ट्रायोड या फिर टर्मिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यह आपका ट्रांजिस्टर है। ओके, चलिए आगे देखिए। बताइए कि एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोध कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि थर्मिस्टर है। ओके, थर्मिस्टर एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोधक है। ओके, तो बताइए कि इंजन के शीतलक यानी कि कूलेंट के तापमान को मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि थर्मिस्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इंजन के शीतलक यानी कि कूलेंट के तापमान को मापने के लिए। आगे देखिए। बताइए कि विद्युत सर्किट में परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी 0.2 वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि 12 वोल्ट बैटरी में कितने सेल होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 6 सेल होते हैं 12 वोल्ट की बैटरी में, ठीक है, क्योंकि एक सेल में 2 वोल्ट होता है। ओके, आगे बताइए कि लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि लेड पेरोक्साइड से, ठीक है, लेड पेरोक्साइड से बनाई जाती है, ठीक है, बैटरी की धनात्मक प्लेट। आगे देखिए कि लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि स्पंजी लेड। अभी आपने देखा होगा ऊपर की बैटरी की धनात्मक, तो उसका क्या होगा, लेड पेरोक्साइड, और ऋणात्मक स्पंजी लेड। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये देखिए कि चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेटों का रंग क्या होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन आता ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि ब्राउन कलर होता है, भूरा, ठीक है। आगे देखिए कि लेड एसिड बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द्वितीयक सेल। आपका लेड एसिड जो बैटरी है वो द्वितीयक सेल है, ठीक है। प्राथमिक सेल में आता है कि एक बार यूज कर लीजिए, ठीक है, फिर दोबारा उसका यूज नहीं होता है, ठीक है। और बैटरी में तो उसका यूज दोबारा भी कर सकते हैं। अब ये बताइए कि बैटरी की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, एम्पियर हावर रेटिंग के द्वारा, यानी कि एम्पियर और घंटे की रेटिंग द्वारा बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप बताइए कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए कि किस उपकरण को जीवित तार से जोड़ने की मनाही है, ठीक है, यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट इज प्रोहिबिटेड टू कनेक्ट विथ लाइव वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक, ठीक है, ओम मीटर से ही, ठीक है। आगे देखिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट, निम्न सर्किट का क्या नाम है, ठीक है। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। ये कौन सा सर्किट है, आपके ऑप्शन है कि खुला परिपथ, या बी ऑप्शन है कि शॉर्ट सर्किट, या सी ऑप्शन है कि क्लोज्ड सर्किट यानी बंद सर्किट है, या डी ऑप्शन है कि समांतर सर्किट यानी पैरेलल सर्किट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यह भी बहुत सी सिंपल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि ये ओपन सर्किट है। ओके, ये कौन सा सर्किट है, आपका ओपन सर्किट। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि दिए हुए विद्युत मापक यंत्र का क्या नाम है, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है।
तो यह क्या है, अमीटर है या फिर वोल्ट मीटर या फिर वाट मीटर या फिर डी ऑप्शन है कि मल्टीमीटर। ठीक है, तो उसमें जो चित्र है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मल्टीमीटर है। ठीक है, चित्र में मल्टीमीटर का चित्र दिखाया गया है। ओके, आगे देखिए कि किस नियम में कहा गया है कि विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती है। ठीक है, और प्रतिरोध के समानुपाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ओम का नियम। ठीक है, ओम के नियम में ही कहा गया है कि विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ओके, आगे देखिए कि केबलों में रंग कोड का क्या उद्देश्य है, यानी कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ कलर कोड इन केबल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सर्किट की आसान पहचान। ठीक है, यानी कि इसी डेफिनेशन ऑफ ईच सर्किट, यानी कि आप देखते हैं कि लाल वोल्टेज कभी पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर ग्रीन रंग का रहता है, फिर येलो भी रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि सर्किट की पहचान करने के लिए, यानी कि जो आसानी से पहचाना जा सके। चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संधारित्र, यानी कि कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में विद्युत आवेश को संधारित करने की मतलब संग्रहित करने की क्षमता होती है। ओके, आगे देखिए कि स्पार्क इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इग्निशन कॉइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्पार्क इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इग्निशन कॉइल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है। ठीक है, यह भी तो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो इस दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि विद्युत उष्मा से ऊष्मीय ऊर्जा में या केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, डिस्चार्ज बैटरी के दौरान यही ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बताइए कि चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो बैटरी का ऊर्जा कहाँ से जाता है, यानी कि केमिकल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो जब बैटरी को चार्जिंग लगाया जाता है तब क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, इस द राइट आंसर, यानी कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ओके, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जाता है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो रासायनिक ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किस सेल के इलेक्ट्रॉनों में सबसे कम ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के सेल इलेक्ट्रॉन द्वारा। ठीक है, के सेल इलेक्ट्रॉन के में सबसे कम ऊर्जा होती है। आगे बताइए कि अर्धचालक सामग्री कौन सी है, यानी कि विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ओके, यह अर्धचालक सामग्री है। ओके, ये याद कर लीजिए। बताइए कि अर्धचालक सामग्री को परमाणु संरचना से कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से। ओके, जब सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि ऑटोमोबाइल वायरिंग में कौन सी सबसे मोटी केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टार्टर मोटर केबल का। ओके, स्टार्टर मोटर केबल का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए कि हाइड्रोमीटर के फ्लोटिंग स्तर से बैटरी दर क्या बताती है। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द बैटरी चार्ज रेट इंडिकेट बाय द फ्लोटिंग लेवल ऑफ हाइड्रोमीटर। ओके, आपके ऑप्शन है कि डिस्चार्ज या फिर A/4 चार्ज या 1/2 चार्ज या फुल चार्ज। ठीक है, आपको इसमें दिखाया गया है, तो ये क्या है। ठीक है, चित्र में आपको दिखाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि फुल चार्ज। ओके, या फुल चार्ज को दर्शाया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पूरी तरह से बैटरी चार्ज का विशिष्ट गुरुत्व क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि 1.260 से 1.280 तक होता है। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो। ठीक है,
आगे देखिए कि आधी चार्ज बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व रीडिंग की रेंज क्या है, ठीक है। रीडिंग से ही पता करते हैं कि मतलब बैटरी कितना डिस्चार्ज है कितना नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी 1200 से मतलब जब 1.200 से 1.230 तक, ओके। तो यानी कि बैटरी आधी चार्ज है। आगे देखिए कि यदि कंडक्टर अपने स्थान से स्थानांतरित होकर चुंबकीय फ्लड को काट देता है तो किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ या फिर सांख्यिकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ या फिर। तो इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ, ओके। यानी कि यदि कंडक्टर अपने स्थान से स्थानांतरित होकर चुंबकीय फ्लड को काट देता है तो यह गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बताइए कि लेड एसिड बैटरी में सकारात्मक और नकारात्मक प्लेटों की संख्या की तुलना कैसे की जाती है, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नकारात्मक प्लेट सकारात्मक प्लेट की तुलना में एक अधिक होती है, यानी कि नेगेटिव प्लेट इज वन मोर देन पॉजिटिव प्लेट्स, ओके। रख लीजिएगा। ये बताइए कि विद्युत परिपथ में ओम मीटर का क्या उपयोग है, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि ओम मीटर का उपयोग प्रतिरोध का मापन में किया जाता है, ओके। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बताइए कि अमीटर वोल्ट और प्रतिरोध को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें एम्पियर और वोल्ट और प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें तीनों को मापने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर में एम्पियर वोल्ट और प्रतिरोध को मापा जा सकता है। आगे देखिए कि केबल संख्या 25/0.012 में 25 नंबर क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ द स्टैंड, यानी कि स्टैंड की संख्या को दर्शाता है, ओके। इसमें देखिए कि व्हाट इज द एम्पियर हावर रेटिंग इफ बैटरी डिलीवर 5 एम्पियर एंड पीरियड ऑफ 20 हावर्स। यानी कि यदि इसमें आप देखिए कि यदि बैटरी 5 एम्पियर और 20 घंटे की अवधि देती है तो एम्पियर घंटे की रेटिंग क्या होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 100 एम्पियर। इसमें आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सूत्र याद रहेगा तभी आप इसको लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे, ओके। तो इसमें सूत्र याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि लेड एसिड बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बैटरी के अंदर जो लीड एसिड का उपयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अब बताइए कि हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या है। अभी आपने ऊपर देखा है कि हाइड्रोमीटर का क्या उपयोग है। तो चलिए मैं ऑप्शन भी बोल देता हूँ। बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व के जांच के लिए, या पानी का घनत्व जांचने के लिए, या सी ऑप्शन है कि इलेक्ट्रोलाइट का तापमान जांचने के लिए, या डी ऑप्शन है कि सल्फ्यूरिक एसिड का घनत्व जांचने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर अभी मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व जांचने के लिए, ठीक है। ये हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व जांचने के लिए, ठीक है। जिससे पता चलता है कि बैटरी कितना चार्ज है और कितना डिस्चार्ज, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए कि बंद सर्किट में नरम लोहे की पट्टी का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। यह बंद सर्किट है, ठीक है, और नरम लोहे की पट्टी ऊपर से कर दी गई है राउंड राउंड, ठीक है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शॉक इफेक्ट पड़ेगा, या उसमें प्रभाव पड़ेगा, या फिर चुंबकीय प्रभाव, या डी ऑप्शन है कि रासायनिक प्रभाव, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पड़ेगा। आगे देखिए, बताइए कि मुफ्त रखवाली वाली सीलबंद बैटरी का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर को चेक करने और टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है, क्योंकि बैटरी में आपने देखा होगा कि डिस्टिल वाटर का उपयोग किया जाता है, बैटरी में पानी डाला जाता है, ठीक है। तो वही जब मुक्त रख रखाव वाली
सील बंद बैटरी का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या है, डिजिटल वाटर को चेक करने और टॉप अप की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए कि डीसी मोटर के फील्ड कॉइल की निरंतरता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, ओमीटर या वाट मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डीसी मोटर के फील्ड कॉइल की निरंतरता की जांच के लिए ओमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि किस प्रकार के सर्किट में एक अनंत प्रतिरोध होता है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि ओपन सर्किट, यानी ओपन सर्किट में एक अनंत प्रतिरोध होता है। ओके, आगे देखिए कि किस प्रकार के सर्किट से खतरे का प्रभाव होता है। ठीक है, ओपन सर्किट, सीरीज सर्किट या शॉर्ट सर्किट या फिर पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से खतरे का प्रभाव होता है। ठीक है, आगे देखिए कि यदि यदि यहाँ पे प्रतिरोध होगा। ठीक है, यदि प्रतिरोध R1 और R2 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो तो नेट प्रतिरोध R क्या है। ठीक है, तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, यानी कि R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, क्योंकि किस में जुड़ा है, आपका सीरीज में जुड़ा है। ठीक है, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, यही समांतर में होता है तो बट्टे में जुड़ जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बताइए कि निम्न विद्युत प्रतीक का नाम क्या है। ठीक है, यह तो एकदम सरल ही है। ठीक है, आपने सर्किट बनाया होगा तो उसमें आपने इस ऐसा तरह चिन्ह बनाया होगा। ठीक है, तो उसका क्या नाम है, मतलब यह चिन्ह किसको दर्शाता है? सेल को दर्शाता है, बैटरी को, अर्थ को या फिर प्रतिरोध को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैटरी को दर्शाया जाता है। आगे देखिए, बताइए कि विद्युत सर्किट में फ्यूज उड़ने का क्या कारण है। ठीक है, यह भी एक कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें जो फ्यूज है वो उड़ जाता है। ठीक है, और हमारे जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको सुरक्षित बचा लेता है। यहाँ पे आप देखिए कि न्यूमेनिक ब्रेक प्रणाली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, ये प्रणाली में यहाँ पे एक्स आपको दर्शाया गया है। ठीक है, तो उसका क्या नाम है वही आपसे पूछा है कि एयर टैंक है या फिर प्रेशर गेज है या सी ऑप्शन है कि ब्रेक वाल्व है या डी ऑप्शन है कि कंप्रेसर है। ठीक है, तो वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका जो है कंप्रेसर को दर्शाया गया है एक्स में। ठीक है, आगे देखिए कि न्यूमैटिक ब्रेक प्रणाली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया तो ये कंप्रेसर था। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है कि एयर रिलीज वाल्व है या ब्रेक वाल्व है या प्रेशर रिलीज वाल्व है या डी ऑप्शन है कि बाईपास वाल्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको ब्रेक वाल्व दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें ब्रेक वाल्व को दर्शाया गया है। आगे देखिए कि निम्न कंप्रेसर का क्या नाम है, यानी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द कंप्रेसर। ये रहा आपका चित्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि गियर टाइप या वेन टाइप या रोटरी टाइप या फिर रेसिप्रोकेटिंग टाइप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि यह रेसिप्रोकेटिंग टाइप को दर्शाया गया है उसमें। ओके, तो ये आप ध्यान रख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, बताइए कि तरल के प्रतिरोध सॉरी प्रवाल के तरल प्रतिरोध को कौन मापता है। ठीक है, प्रवाल के तरल प्रतिरोध को कौन मापता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेलोसिटी यानी कि श्यानता नापता है। ओके, आगे देखिए कि हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली में कौन सा नियम लागू होता है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पास्कल का नियम। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली में पास्कल का नियम लागू होता है। अब यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि कौन सा नियम यह बताता है कि सभी दिशाओं में एक स्थिर तरल के दबाव की तीव्रता एक समान होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्कल का नियम। ठीक है, यानी पास्कल का नियम यह बताता है कि सभी दिशाओं में एक स्थिर तरल के दबाव की तीव्रता एक समान होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, और हाँ, आपका परीक्षा कब है यह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।